नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अमेरिकी भारतीयों के जरिए भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की व्यावसायिक जगत की शीर्ष हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उनके कार्यक्रम के मुताबिक अमेरिका के टॉप 11 कंपनियों के सीईओ से उनकी बैठक है। भारत को उम्मीद है कि कुछ बेहतर कारोबारी सौदे मोदी घर ला सकेंगे, लेकिन इसी के साथ अमेरिकी कंपनियों को भी कई उम्मीदें हैं। वो चाहते हैं कि भारत से तकरीबन 3 से 5 अरब डॉलर तक का रक्षा सौदा हो। कई अमेरिकी कंपनियां मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में भी भागीदारी चाहती हैं। कैसी होंगी ये बातचीत, मुलाकातें, कौन से होंगे राजनीतिक कारोबारी मुद्दे, अगले 30 मिनट के अंदर हम जानेंगे अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ खास मेहमान सुरेश के गोयल हैं, जो कि कई देशों में राजदूत रह चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SP शर्मा, जो कि चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। शिवशंकर मुखर्जी हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं कई देशों में और विदेशी मामलों के जानकार हैं। और हरवीर सिंह हैं, एडिटर हैं moneybhaskar.com के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 2 विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो कारोबारी जगत से यहाँ पर मौजूद हैं। हम दोनों ही प्रतिक्रियाएं समझने की कोशिश करेंगे कि कारोबार के हिसाब से और राजनीति के हिसाब से किस तरह का ये दौरा होने जा रहा है, जो अपने आखिरी चरण में है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीति और कारोबार को बहुत अलग नहीं किया जा सकता। सबसे पहले शिवशंकर मुखर्जी, हम बात कर लेते हैं जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है, लेकिन हम चूँकि ये चाहते हैं कि इसको एनालाइज करें इससे पहले कि वो वॉशिंगटन जाएं और वहाँ मुलाकात करें बराक ओबामा से। इससे पहले न्यूयॉर्क में भी मुलाकात होनी है कई सीईओ से। आप क्या इसको सिर्फ ये मानेंगे कि भारतीय समुदाय के ज़रिए ही वहाँ पर जिस तरह की आवभगत उनको मिली है, जैसा भव्य स्वागत हुआ है, जितनी वहाँ पर इन्फ्लुएंशियल है जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, उससे भारत को किस तरह का फ़ायदा पहुँच सकता है कारोबारी? देखिए, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। ये सिर्फ ये नहीं था कि एक कम्युनिटी जो हमारे देश की है, जो वहाँ बसी हुई है, प्रधानमंत्री आए और उनको एक वेलकम दिया। इससे काफ़ी ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि क्या पहले किसी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना वेलकम नहीं मिला? मैं अपने तजुर्बे से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। राजीव गांधी जी को 2 बार वॉशिंगटन में, 2 बार न्यूयॉर्क में मैं हैंडल कर चुका हूँ अपने एम्बेसी से, और उनको भी इंडियन कम्युनिटी से रिसेप्शंस मिले थे। और ये जानते हुए भी कि उस ज़माने में हमारे टीवी चैनल्स इतने विकसित नहीं थे, उसको फैक्टर करके मैं ये कहूँगा कि इसके बराबर बिल्कुल नहीं था। नो कंपैरिजन। हालांकि वो भी कितने कैरिस्मेटिक लीडर वो भी कैरिस्मेटिक लीडर थे, लेकिन इस समय कुछ और चीज़ें हैं। एक तो वो न्यूज़ वर्दी बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल बैकग्राउंड है। ये जो अभी भारतवर्ष में उन्होंने चुनाव जो जीता, बहुत डोमिनेटिंग फोर्स की तरह से जीता। 30 साल के बाद एक सिंगल पार्टी जो ये सब देखा जाता है, सिर्फ हमारे कम्युनिटी में नहीं, दूसरे देशों में भी। और उनकी अपनी टीम का भी रोल है इसमें। टीम का रोल तो है ही, लेकिन उनका निजी, उनका पर्सनालिटी, उनका अपना पर्सनालिटी जो है इस सरकार पे पूरा लग चुका है। आप रास्ते में भी जाइए, किसी से पूछिए हमारे सरकार के बारे में, वो बीजेपी की सरकार नहीं कहता है, वो मोदी सरकार कहता है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी तरह से बीजेपी ने एडवर्टाइज भी किया है। इफ आई कैन जस्ट फिनिश दिस, द कम्युनिटी इन अमेरिका, ये जो तकरीबन 30 लाख की है, इट इज द हाईएस्ट अर्निंग एथनिक ग्रुप इन द US। इनका पर कैपिटा इनकम $88,000 है। इट इज अहेड ऑफ द चाइनीज कम्युनिटी, इट इज अहेड ऑफ द जूइश अमेरिकन कम्युनिटी। तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड कम्युनिटी है। इसमें नोबेल प्राइज विनर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये ऑडियंस नॉलेजेबल है और प्रॉस्परस है। और ये अक्रॉस द बोर्ड, अगर ये जो रॉक स्टार जैसे जो लोग कह रहे हैं इनका वेलकम किया, तो इसका कुछ माने रखता है। और ये मैं बताऊंगा, मैं 2 बार जब वॉशिंगटन में था, मिड 80s में और मिड 90s में, हमारी जो कम्युनिटी है वो अब पॉलिटिकली काफ़ी सैवी हो गई, पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हो गई है। जैसे इजराइल की बात करते हैं, अमेरिकन इजराइल पब्लिक एक्शन कमेटी एक क्रॉस सेक्शन वाली इंडियन कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन अमेरिकन फोरम फॉर पब्लिक एजुकेशन। ये लोग हर जहाँ ये रहते हैं, वो अपने कांग्रेसमैन से लिएज़ों करते हैं। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से है कि जब हमें कांग्रेस में लॉबी करना पड़ा, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए, ये न्यूक्लियर डील, उसके पहले जब 80s में F-16s दिया जा रहा था पाकिस्तान को, कम्युनिटी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। वो अमेरिकन पॉलिटिक्स समझ गए हैं। ये आप ही है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस फ्रॉम इंडिया। हर साल उनका जो मीटिंग होता है, प्रेसिडेंट को बुलाते हैं और प्रेसिडेंट आते हैं।
अहोआ है, अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन, लोगों को ये नहीं पता कि 40% होटल रूम्स अमेरिका में गुजराती होटेलियाज ओन करते हैं। 40%। वो जब एनुअल कॉन्फ्रेंस अपना करते हैं, प्रेसिडेंट को बुलाते हैं, प्रेसिडेंट हमेशा आता है, क्योंकि नहीं तो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इलेक्शन के लिए चाहिए वो डेंजर में है। तो इसलिए कल जो दोनों चीजें मैं बस इंटरलाइन करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और मोदी जी का जो परफॉर्मेंस था, उनका जो स्पीच था, उसमें I'll give him 9 or even 10 out of 10, बिकॉज उनमें एक इंस्टिंक्टिव ग्रास्प है जो बड़े ऑरेटर्स में होता है। वो जो ऑडियंस है उसको उसके साथ रैपोर्ट एस्टेब्लिश करने में वो माहिर हैं। यूएन में यूएन की तरह जो चाहिए, कम्युनिटी में कम्युनिटी को प्रोत्साहन देने के लिए और उनका प्यार अपने एनर्जी अपने तरफ लेने के लिए, भारत की तरफ लेने के लिए, इन सब क्राइटेरिया से दोनों ये उनका परफॉर्मेंस वाज फ्लॉलेस। अच्छे नंबर दे रहे हैं, काफी अच्छे नंबर दे रहे हैं। बल्कि सुरेश गोयल, आप बताइए आपकी क्या ओपिनियन है। हम जानते हैं कि जो हॉल था, पूरा जो स्टेडियम था, उसके अंदर बड़ी तादाद में लोग थे, लेकिन कुछ लोग बाहर भी थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जिस तरह से खुद कहा एम्बेसडर मुखर्जी ने कि चूंकि एक कंट्रोवर्शियल बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए और ज़्यादा उनको लेकर हाइप होता है। और जिस तरह से 10 सालों तक उन्हें वीज़ा डिनाई किया गया, उसको लेकर और भी ये था कि उस सब के बाद वो वहाँ पर पहुँच रहे थे, तो शायद एक लाइमलाइट मिलना ज़रूरी भी था। आप इसको कितना सिग्निफिकेंट, कितना अहम मानते हैं? वहाँ पर जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, उनसे हमें किस तरह के फ़ायदे पहुँच सकते हैं और उनको हमसे किस तरह के फ़ायदे पहुँच सकते हैं? देखिए, जैसा अभी तक मुखर्जी साहब ने कहा कि इंडियन कम्युनिटी जो यूएसए में है, वो वहाँ की राजनीति में, वहाँ के व्यवसाय में, वहाँ की इकोनॉमी में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो अगर वो मोदी को इतना अच्छा वेलकम दे रहे हैं, इतना वार्म वेलकम दे रहे हैं, तो वो दोनों ही देशों के संबंध स्थापित करने में या भारत में इन्वेस्टमेंट लाने में दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे। लेकिन एक चीज़ और है जिसके ऊपर मेरे ख्याल है कि थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। ये उम्मीद थी जो मोदी की पर्सनैलिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है, कि उनको वहाँ पर इतना भारी भरकम वेलकम मिलेगा। शायद उम्मीदों से ज़्यादा मिला है, लेकिन बहुत बढ़िया मिला है, और उम्मीद थी भी कि काफ़ी अच्छा वेलकम मिलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है जो ये विज़िट हुई है यूएसए की इस टाइम पर, इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट को या स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को थोड़ा परे रखें, क्योंकि वो चीज़ें तो होती ही रहती हैं और होंगी, आगे चल के होंगी भी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो इलेक्शन से पहले मोदी साहब के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे थे, उनको वीज़ा देने से मना किया था, एक रिलेशनशिप में जो डाउट से थे कि वो एक अपना जो पर्सनल रेपो है वो एस्टेब्लिश कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, तो वो सारे सवालों का जवाब कल मेडिसन स्क्वायर गार्डन की मीटिंग के बाद में मिल गया कि मोदी साहब का जो एक रोल है, जो उनका स्टैंडिंग हुआ है यूएसए में, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और इसके अलावा ये है कि सुरेश गोयल जी, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये बात, हालांकि इस बात को जरूर स्वीकार करना पड़ेगा कि वहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा जो अमेरिकी सांसद हैं वो मौजूद थे, लेकिन वो बहरहाल हम अगर देखें तो जो इंडियन अमेरिकन जो कम्युनिटी है वो तो शुरू से ही मोदी की बड़ी सपोर्टर रही, और वही लोग बड़ी तादाद में, या फिर हम कहें करीब 90% से ज़्यादा वही लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो जाहिर है स्वागत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अमेरिकी कानून के मुताबिक भी जाहिर है उनका जो एक एम्बार्गो था, जो वीज़ा ना देने की बात थी, वो तो स्वतः ही ख़त्म हो जाता। तो अमेरिका ने अपनी तरफ से कोई कोशिश तो शायद नहीं की। वो स्वतः ख़त्म तो हो गई थी, लेकिन एक जो गर्मजोशी होनी चाहिए, जो एक वार्मथ होनी चाहिए रिलेशनशिप में, एक इमीडिएट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वो चीज़ अलग है। एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपको जो है इनविटेशन देना ही होगा, एक है कि इमीडिएट एक्सेप्टेंस है कि हाँ, हम जो है पार्टनर हैं एंड यू आर ऑलवेज वेलकम हियर। लेकिन तो, स्टेट डिनर की अनुपस्थिति आपको कुछ चिंतित करती है? मेरे ख्याल है उसको हमको इतना ही जो महत्व नहीं देना चाहिए। वैसे भी होता है कि हर एक देश में जब विजिट होती है, हर एक आदमी का अपना अपना खाने का ढंग होता है, उनकी अपनी जो है प्रेफरेंसेस होती हैं, और उनको एकोमोडेट किया जाता है। हम भी करते हैं और वो भी करते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जैसे माना जा रहा था कि पहली बार नरेंद्र मोदी के लिए ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने को इंट्रोड्यूस कराने का एक अच्छा मौका था, वो भारी भरकम तरीके से अपने को इंट्रोड्यूस करा पाए। बिल्कुल। और इसके बाद में आपको सवाल नहीं रह जाता है कि मोदी साहब एज प्राइम मिनिस्टर भारत और यूएसए की रिलेशनशिप में जितना एक रोल अदा करेंगे कि वो आगे ग्रो करेगा और उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। जी हाँ हरवीर, हम जानते हैं कि आप जो है राजनीति के बड़े जानकार नहीं हैं, लेकिन फिलहाल 2 एम्बेसडर्स की तरफ से, दोनों जो विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से पूरे तरीके से अच्छे नंबर मिल चुके हैं। अगर आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहें तो अच्छा रहेगा, वरना बिजनेस की बात भी हम कर सकते हैं। नहीं, देखिए, ये जो कल का उनका समारोह था, ये कोई
ऐसा नहीं था कि अचानक हुआ हो, इसकी पूरी तैयारी हुई है और इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था। ये ऐसा नहीं कि अमेरिकन जो इंडियन अमेरिकन थे उन्होंने एकदम से ऐसा कुछ कर दिया। जो इनकी पार्टी के लोग यहाँ से थे वो लोग एक्टिव थे, ठीक है, उन्हीं आयोजकों में थे। कैसे उसको मेडिसन स्क्वायर के बारे में बताया गया, कौन पहले रॉक स्टार वहाँ पे गया, कौन कैसे हुआ, कौन से मोहम्मद अली की कुश्ती हुई, माइकल जैक्सन ने क्या किया, ये पूरा एक इवेंट के पहले जो यूफोरिया क्रिएट किया जाता है वो किया गया। और बीजेपी के नेता ठीक है, मैनेजर्स भी वहाँ बीजेपी पर मौजूद थे। दूसरी बात ये है कि पहली बार मेरा मानना है शायद कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री या राजनेता के लिए वहाँ पे जो खर्चा हुआ है उसके स्पॉन्सर बड़े इंडियन कॉरपोरेट थे। और कॉरपोरेट के अलावा मुझे जो एक इसमें एक बदलाव नज़र आया, जो हमारे देश की जो सहकारी संस्थाएं हैं जिनको माना गया है वो राजनीति से परे हैं, उसमें अमूल उसका एक प्लेटिनम स्पॉन्सर था। ये मुझे समझ नहीं आया क्योंकि जब तक डॉक्टर कुरियन जिंदा थे उन्होंने उस अमूल को, जब सरदार पटेल के आंदोलन के कहने पर मुराद जी वहाँ गए और जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ उसको नॉन पॉलिटिकल रखा और एक बहुत बड़ी संस्था जो किसानों के लिए और गरीबी दूर करने के लिए एक बड़ा काम उसने किया है। एक तो ये दो पहलू उसमें थे। इसके अलावा मोदी जी वहाँ पहले काम कर चुके हैं हिंदू कम्युनिटी के अंदर, यूएस में जाते रहे हैं, ठीक है। फिर इलेक्शन के पहले जिस तरीके की तैयारियां हुई, वहाँ से कितना सपोर्ट आया, तमाम सारे लोग यहाँ पर आए। और ये तो एक है क्योंकि गुजराती कम्युनिटी जहाँ भी है, वो अफ्रीका में रही हो, यूके में रही हो, अमेरिका में हो, वो बहुत ही संगठित है। बिल्कुल। स्वामी नारायण संप्रदाय की आप बात करेंगे तो किसी न कहीं एक ज़बरदस्त कनेक्ट है और उनके लिए एक बहुत बड़ा प्राइड था ये। तो ये इस तरीके का, क्योंकि पूरी व्यवस्था थी, उसमें पैसा भी खर्च हुआ है और नेचुरली ये बहुत क्लियर है कि जितना बड़ा मैंडेट लेकर के वो आए और एक पार्टी जो कि काफ़ी अरसे से अपने अस्तित्व से लेकर के और उसके पहले संघ के बनने से लेकर के अभी तक उनका एक सपना कि अपनी सरकार इस देश में बने, और उस सरकार का सपना साकार किया मोदी जी के नेतृत्व में। और उनके फैंस के लिए भी एनआरआई कम्युनिटी बहुत दौर से जो है उनके साथ ही रही है। 20,000 की जितना, जैसे अभी अम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे 3 मिलियन या कितना, उससे भी ज़्यादा, 40 लाख के करीब, 40 लाख के करीब इंडियन इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ पर, और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद गुजरातियों की। बड़ी बात ये कि एक तो बहुत संपन्न है और पढ़े लिखे ज़्यादा हैं और एक अपराइट और एक फॉरवर्ड लुकिंग कम्युनिटी के लोग हैं, वो गुजराती नहीं, बाकी लोग भी अब बहुत हो गए हैं। दूसरे, उनके पास पैसा बहुत है। तो ये साथ में ये एक पूरा शो था। और एम्बेसडर मुखर्जी ये भी कह रहे हैं कि वहाँ की पॉलिटिक्स में भी जो है एक अच्छा रोल हो गया है। पॉलिटिक्स में तो लगातार, क्योंकि अब आप देखें ना कि जिस तरीके से वहाँ पर अब इलेक्शन हो रहा है, हम लोग कितना एक जिंदल बने तो उन्होंने ये किया, फिर कभी भी हम लोग उस तरीके से कनेक्ट अपना बहुत, लेकिन आप इसे एक अच्छा शो कह रहे हैं आप। एक अच्छा शो था, तैयारी उसकी परफेक्ट थी, डिलीवरी परफेक्ट थी, अच्छा एग्जीक्यूशन, कोरियोग्राफ था, अच्छा नाच गाना भी हुआ। तो जो लोग आए भाषण के पहले उनको अच्छे से एंटरटेन करने का, और भारत की जो परंपरा है या भारत का जो महत्व है संस्कृति का और ग्लोबलाइजेशन में विवेकानंद से लेकर के उन तक किस तरीके से उसको समझा करके, मतलब ये बहुत ही भव्य एक आयोजन तरीके था। से वेल ऑर्गेनाइज्ड उसमें किया जो गया। भाषण था मोदी जी का, उसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अगर बाद का 5-7 मिनट छोड़ दे जिसमें उन्होंने पीआईओ के लिए वीज़ा और वो सब बातें की हैं, बाकी वही था जो वो भारत में देते हैं, जो कहते हैं कि मेक इन इंडिया भी बना के आए हैं, जनधन योजना शुरू की है, उसमें हमने। चलिए हरवीर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बिजनेस पे भी बात करते हैं क्योंकि समय जो है वो लिमिटेड है कार्यक्रम में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको कहा जाता है कि बड़े अच्छे सेल्समैन हैं और पहली बार भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कि हार्ड सेल करेगा भारत को वहाँ। तो ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी 11 CEO से मुलाकात होनी है, उसमें इंद्रन्यूई भी शामिल हैं, उसमें किस तरह की बातचीत होगी, एक तो मैं ये समझना चाहती हूँ। दूसरे ये भी कि क्या उसमें भारतीय जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना होगा, वहाँ पर जो अडानी ग्रुप के लोग मौजूद हैं, अंबानी ग्रुप के लोग भी मौजूद हैं, क्या उनकी साथ में बैठक होगी? देखिए, ऐसा तो कोई संकेत अभी नहीं मिला है। यही है जो अमेरिकन जो बड़ी कंपनी है उनके CEO के साथ मुलाकात है, पहले एक ग्रुप के साथ मुलाकात है 5-6 लोग, 4 लोगों के कितना, और उसके बाद वो सिंगल जो एक जो CEO हैं बड़ी कंपनियों के उनके साथ है। उसमें जो है तो उसमें जैसे पेप्सी है या GE है या गूगल है, इस तरीके से जो उसमें कुछ तो ये भी होगा कि उनको भारत में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। अब पेप्सी किस तरीके का कर पाएगी मुझे बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑलरेडी जो जिस तरीके से ये इस तरीके का जो कोल्ड ड्रिंक और इसको लेकर के जितना अब हेल्थ को लेकर के बहुत सारे इश्यूज रेज होते हैं, और यहाँ पर उन्हें थोड़ा कोशिश की थी कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे पोटैटोज़ की, उनके साथ कंडीशन थी जब पेप्सी ने एंट्री ली थी कि उनको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। वो सब चीज़ें भुला दी गई क्योंकि हमारा जो रिजीम इतना लिबरल हो गया FDI वगैरह को लेकर के, वो जब उस वक्त जो पाबंदी
पाबंदियां थी वो अब नहीं है। तो चलिए विस्तार से बातचीत करेंगे हरवीर। स्पीच डॉक्टर एसपी शर्मा भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। एसपी शर्मा, ये बताइए फिलहाल कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, भाव विभोर वहाँ पर जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो नज़र आई है, आपको फिलहाल इससे किस तरह की उम्मीद नज़र आ रही है? पहले हम इस पर बात करेंगे, फिर एक लार्जर अमेरिकन पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। पहले ये बताइए कि उनका वहाँ पर असरदार होना, प्रभावशाली होना और भारत में एक नए तरीके से एक दिलचस्पी पैदा होना, क्योंकि नरेंद्र मोदी काफ़ी वादे करके आए हैं कि अच्छा माहौल यहाँ पर उन्हें देंगे और सब कुछ फैसिलिटीज़ होंगी, आइए अपना पैसा भारत में लगाइए। देखिए, जो भारत के यूएस के साथ संबंध है वो मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद तो वो और बढ़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से उनका ये विजिट हुआ है और जिस तरीके से हम विजिट को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इससे बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीछे के 16-17 साल में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है भारत और यूएस के संबंधों में, जो कि एक विजिबल है कि अगर देखा जाए कि 47 से 97 तक खाली 3 ही जो यूएस प्रेसिडेंट थे वो इंडिया में आए 50 साल के दौरान। सीधे कारोबारी बात पे आते हैं। अभी जो 17 ईयर्स में 3 हमारे पास आ चुके हैं, जो कि एक संकेत है कि हमारे जो संबंध है, जो ग्लोबल इंटीग्रेटेडनेस है वो बढ़ रहा है यूएस के साथ। और यूएस हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड हमारा इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट समझता है तो यूएस भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। किन क्षेत्रों में? उसके लिए क्षेत्र बहुत सारे हैं, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल है और जिसमें हम अपैरल्स का एक, लेकिन फार्मास्यूटिकल में बहुत सारी समस्याएं भी हैं। बहुत समस्याएं तो हर एक सेक्टर में हैं, लेकिन उनको आगे आने वाले टाइम में हम जिस तरीके से इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल स्पेसिफिक ये जानना चाहती हूँ कि जिन ट्रेड बैरियर्स की बात अक्सर फार्मास्यूटिकल्स में की गई यूपीए सरकार के दौरान भी, मोदी उसको किस तरह से हल कर पाएंगे? क्या किए जाने की जरूरत है और क्या वाकई उनके हाथ में है ये करना? देखिए, बिल्कुल उनके हाथ में है। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है, जो कि बिजनेसेस के लिए काफ़ी हर्डल्स खासकर फार्मास्यूटिकल्स में क्या दिक्कत है? फार्मास्यूटिकल्स में जिस तरीके के हमारे जो पेटेंट्स के ऊपर हमारे काफ़ी इश्यूज रहते हैं, तो उनको लेके काफ़ी विवाद रहता है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड से काफ़ी आता है, यूएस से आता है, यूएस से आता है। क्या विवाद है? विवाद ऐसा रहता है कि जिसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन के काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं कि हमारा जो कंटेंट है उसमें जिस तरीके का कंटेंट होना चाहिए वो नहीं है। हमने कहीं से इंपोर्ट करके आगे एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, या उसकी जो दवा है उसमें कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो कि वहाँ के हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छे नहीं। बहुत सारी चीज़ें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो एक ब्रॉड एरिया है जिसके अंदर बहुत सारे जो नॉन टैरिफ बैरियर्स आ जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं तो ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन अम्बेसडर मुखर्जी, कई दवाई बनाने वाली कंपनियों के बिजनेस भी इस चक्कर में चौपट हुए थे। बीच में ये तमाम जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि शायद वो स्टैंडर्ड नहीं है जो अमेरिका के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी दवाएं वहां पास कर सके। तो क्या आपको लगता है इसमें कोई बेहतरी? आई मीन, यहाँ पर जो कंपनीज अफेक्टेड हुए हैं इससे, वो तो कहेंगे कि मोटिवेटेड है, और वहाँ की जो फार्मा कंपनीज हैं उनके लॉबिंग से हुआ है, और वहाँ वो कहेंगे कि नहीं, हमने तो प्रॉपर एनालिसिस, प्रोफेशनल एनालिसिस ये देखा कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, WHO स्टैंडर्ड्स के बराबर ये नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू आवर लॉ हमने ये किया। ये ट्रेड डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, इसका थोड़ा बहुत असर रहता है, बिकॉज बिजनेस लॉबी दोनों देशों में काफ़ी स्ट्रांग है। और अमेरिका में तो बिजनेस, जैसे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था, द बिजनेस ऑफ अमेरिका इज बिजनेस। तो ये इस पे दोनों प्रेसिडेंट आज जब बात करेंगे, मोर देन द बिजनेसमैन, ये आपस में हमारे जो ओवरऑल रिलेशंस हैं उस पे असर नहीं हो, ये उनका वो लेकिन अम्बेसडर मुखर्जी, ये भी बताया जा रहा है कि 5 जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी बात करेंगे, उनमें ये एक मुद्दा शामिल है, क्योंकि भारत में जो दवा बनाने का ये दवाई जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जब मिलते हैं, डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, बात नहीं करते, नोट टेकर्स होते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, वो एक ओवरऑल डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन ओबामा के ब्रीफ में जरूर दिया होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम अमेरिकन जो हैं सोचते हैं इंडिया ढीला है, और उसको उनको ये बता दिया जाए कि हमारे बिजनेस को लॉसेस हो रहे हैं, हमारी गलती से नहीं, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लेजिस्लेशन जो है इंटरनेशनल, आप उनको पालन नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज दिया जाए। वापस आते हो आपकी तरफ। सुरेश गोयल, ये बताइए कि 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो मुलाकातें होनी है महत्वपूर्ण, उसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात होनी है। इसके अलावा जो अमेरिकी ज्यूश कम्युनिटी है उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो 11 CEOs का मिलना। और बताया जा रहा है कि कुछ मुद्दों पर सफाई की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है, और कुछ आश्वासन चाहते हैं ये CEOs। क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है? 2 इश्यूज हैं यहाँ पर जो CEOs की मीटिंग है। मैं इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मुलाकात हो रही है और ज्यूश कम्युनिटी से मुलाकात हो रही है उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनके बीच में इश्यूज़ क्या हैं। जो नॉर्मल सपोर्ट की बातें होंगी,
अभी जो पैलेस्टीनियन इश्यूज़ हैं उन सब के बारे में बातें होंगी, लेकिन वो बातें अक्सर होती रहती हैं। लेकिन अगर हम कारोबार की बात करें, CEOs की बात करें, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सामने आएंगी। एक तो वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, क्योंकि फार्मास्यूटिकल काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इशू अपने आप में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू वही है जेनेरिक्स का, कि जेनेरिक्स जो हैं अब USA में मार्केट प्लेस एक्सपेंड कर रहा है उनका, और उससे जो उनकी अपनी कंपनीज हैं उनके ऊपर असर पड़ रहा है। तो वो तो इशू मेन रहेगा। और दूसरा रहेगा मार्केट एक्सेस का, कि इंडियन कंपनीज को वहाँ पर मार्केट एक्सेस कितनी मिल रही है, नहीं मिल रही है, और अमेरिकन कंपनीज को वो बार बार बोलते रहते हैं कि NTBs हैं यहाँ पर, तो एक्सेस नहीं मिल पाती हैं, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं। और खासकर ऐसे आर्थिक दौर में जहाँ के दोनों तरफ से प्रोटेक्शनिज्म जो है वो राजनीतिक कहीं ना कहीं राजनीति पे हावी रहता है। जी, और दूसरा मेरे ख्याल है एक मुद्दा रहेगा WTO के बारे में, कि WTO के बारे में जो फूड सिक्योरिटी इशू है उसके ऊपर हमने एक बड़ा टफ बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। तो उसके ऊपर बात जरूर होगी, लेकिन मुझको लगता नहीं कि इसमें कोई डिटेल में कोई आगे बात बढ़ पाएगी, क्योंकि तीनों ही इशू इतने इम्पोर्टेंट हैं कि जब तक कि तफसील से बात नहीं हो उनके CEOs के बीच में डिटेल्स तो कोई। लेकिन क्या किसी तरह का TFA पे भारत क्या स्थिति में है फिलहाल? घरेलू अगर हालात हम देखें, हम जानते हैं कि यहाँ पर राजनीति, ये काफ़ी राजनीतिक मुद्दा है अगर देखा जाए TFA की बात। क्या नरेंद्र मोदी किसी स्थिति में होंगे, कोई किसी तरह का आश्वासन दे पाएं, या फिर सिर्फ सतही बातचीत होगी? मेरा ख्याल है ये उम्मीद करना गलत होगा कि कोई खास डायरेक्शन इस बातचीत में दे पाएंगे, क्योंकि ये इश्यूज ऐसे हैं कि इनके बारे में बड़े पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज हैं ये, तो उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। सतही बातचीत होगी, मेरे ख्याल है थोड़ी सी अपनी सीरियसनेस दिखाएंगे वो, लेकिन अल्टीमेटली जो बातचीत होगी वो बाद में ही हो पाएगी। डॉक्टर SP शर्मा, ये बताइए कि खासकर ये कहा जा रहा है कि जो टाइमिंग है मेक इन इंडिया लॉन्च की वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। ठीक, अमेरिका जाने से पहले मेक इन इंडिया को एक बड़े सतह पर जो है लॉन्च करना, अमेरिका में इसके लिए मार्केट ढूंढना, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पिछले कई दशकों में जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी और बाजार के हमारे काम करने का तरीका है, जो टैक्सेशन है, वो सब कुछ शायद बहुत रिजिड बना देता है। हम जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं सिर्फ ज़मीन न मिलने की वजह से वापस लौट गई हैं। लैंड एक्विजिशन एक बड़ी समस्या है। क्या ये रातों रात बदल जाएगा? क्या इस तरह का आश्वासन नरेंद्र मोदी वहां दे पाएंगे? क्योंकि हम हेडलाइन से बाहर निकलकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रातों रात तो नहीं बदलने वाला है ये, क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि भी एक उससे ही बदल जाएगा। लेकिन मेक इन इंडिया का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो इन्हीं सब चीज़ों को ही रिमूव करना है। मेक इन इंडिया के लिए अगर आपने देखा होगा, अभी जिस दिन ये लॉन्च हुआ है लास्ट फ्राइडे को 25 सितंबर, तो सबसे बड़ा उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ही जोर दिया गया है कि जो भारत का रैंक है जिसमें कि हम बहुत पछड़े हुए हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। वो रैंक इम्प्रूव होने से लोगों का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, उसका फेथ बढ़ेगा इंडिया के ऊपर। वो अपना इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगा। मैन्युफैक्चरिंग होने से लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलने से वापस वो दे विल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उससे और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होगा। तो ये इस तरीके का मोदी साहब ने एक बात की है कि वो इस तरीके का एक चक्कर चलाना चाहते हैं जिससे कि सेल्फ डिमांड, जो इकॉनमी में डिमांड पैदा हो। और क्योंकि अभी हमारे पास यूथ है, जो हमारा यंग पॉपुलेशन है, 65% हमारा पॉपुलेशन जो है वो 35 के नीचे है, और जो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। मोदी जी का कहना है कि सबसे पहले हमें इनका परचेजिंग पावर क्रिएट करना होगा। ये बातें तो अच्छी हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो लैंड एक्विजिशन को लेकर इसलिए भी है क्योंकि हम जानते हैं कितनी बड़ी तादाद में किसानों ने खुदकुशी की है। अगर ज़मीन पर देखा जाए भारत में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि रिफॉर्म्स की वजह से कहीं मजदूरों के जो अधिकार हैं, लेबर लॉज जो हैं, उन सब के साथ तो कहीं हम समझौता नहीं करेंगे, ये भी चिंताएं हैं साथ में। उनके लिए इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले अपना जो भी पर्टिकुलर्स हैं उस वेबसाइट में अपने वो डालेगा। जहाँ जहाँ पे भी हर्डल्स क्रिएट होंगी, जहाँ पे भी उसका अप्रूवल नहीं हो रहा है, वो चाहे वो लैंड अवेलेबिलिटी का है, चाहे एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस का है, उसको जो कंसर्न्ड ऑफिसर है उसको वो टैकल करेगा। तो इसी के लिए ही जो मेक इन इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये सब हर्डल्स को, जो तीन बड़ी समस्याएं हैं, एक तो लैंड एक्विजिशन का रहता है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस का रहता है, और जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो कि बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो मोदी साहब का ये कहना है कि जो फॉर्म भरने पड़ते हैं उनको हम कम करके मिनिमम
जो एक सिंगल फॉर्म तक, सिंगल पेज तक लेके आना चाहते हैं, जिससे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इंक्रीज होगा। और ये भी उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक टीम हम डिवोटेड रखेंगे जो उनके ऊपर काम करेगी। इससे पहले कि मैजर मुखर्जी मैं आपकी तरफ आऊँ और 2-3 जो बड़े राजनीतिक मुद्दे हैं वो उठाना चाहती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, लेकिन हरवीर सिंह ये बताइए फिलहाल कि जो बात हो रही है खासकर डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर, जो डिफेंस डील्स की बात हो रही है, मैंने बताया 3 से 5 अरब डॉलर का जिक्र हो रहा है कि शायद उतने की उम्मीद की जा रही है। साथ साथ लेकिन न्यूक्लियर लायबिलिटी जो कानून है हमारा वो भी सरदर्द बना हुआ है अमेरिका के लिए, दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए भी, दूसरे देशों की भी जो चाहती हैं। ये सब बहुत पेचीदा आपको लगता है या इस पर कोई बात आगे बढ़ सकती है? देखिए, अगर बड़े इश्यूज़ पे अगर आप बात करेंगे वो कैरी फॉरवर्ड इश्यूज़ हैं। डिफेंस वाला मसला भी कैरी फॉरवर्ड है, पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे भी था, अभी भी है। वो कुछ अपने डिफेंस के अपने बड़े सौदे करना चाहते हैं और उनको एक मार्केट चाहिए इंडिया से, उसके लिए ज़रूर ये, क्योंकि ब्रॉड इतना बड़े मसले हैं, इसमें हायर लेवल के ऊपर ही जो एकदम लीडरशिप का टॉप है उसी लेवल पे बातें होती है। न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल को लेकर के हमारे यहाँ काफ़ी सारा संसद में काफ़ी उस पर मुद्दा जोर शोर से उठा, क्योंकि जो न्यूक्लियर डील के ऊपर तो मनमोहन सिंह जी ने सरकार गंवाने तक का अपना जोखिम लिया था और उसके बाद से अभी कुछ ज़मीन पे कुछ दिख नहीं रहा है और ये एक बड़ा मसला है। दूसरे और खासकर एक ऐसा देश जिसने भोपाल गैस त्रासदी देखी है वो इतनी आसानी से इसको समझ में नहीं सकता। उसके बाद देखिए वो जापान में जो वहाँ पे जो हुआ था सुनामी आने के बाद, तो ये उन्होंने अपना प्रोडक्शन ही बंद कर दिया था। उसके बाद ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और लेकिन उसके साथ सेफगार्ड्स भी हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल जोखिम का ही है। बहुत सारे देश दुनिया में अपना एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स जो है न्यूक्लियर एनर्जी से ले रहे हैं। असल में मेरा मानना है कि जैसे आपने पहले भी इशू रेज किए थे कि जो ब्रॉड इश्यूज़ हैं पॉलिसी लेवल के, वो शायद उनको एड्रेस करने पड़ेंगे। ये जो कह रहे हैं ना कि फॉर्म 1 पेज का कर देंगे या 2 पेज का कर देंगे और ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस में हम नीचे आ जाएंगे, इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ना। आपने जो लैंड एक्विजिशन का इशू उठाया था, देखिए कई मुद्दों पर सरकार लगभग अभी तक चुप है। लैंड एक्विजिशन का एक इशू है, उसमें एक बार चर्चा की, जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उसके बाद वो चुप हो गए कि शायद उस पर विरोध का डर था। अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, यानी कि अभी कॉम्प्लेक्स बहुत है मुद्दा। हर भी मैं माफी चाहती हूँ, बिल्कुल आखिरी मिनट मेरे पास बचा है। एम्बेसडर मुखर्जी ये बताइए कि न्यूक्लियर डील की बात हो रही है, न्यूक्लियर डील को अब कितने साल गुजर चुके हैं? 1 दशक होने जा रहा है, तकरीबन 9 साल गुजर चुके हैं। हम जानते हैं मनमोहन सिंह ने ये कहा तब के प्रधानमंत्री की 10 साल में उनकी पहली सबसे बड़ी उपलब्धि ये डील रही, लेकिन ये डील अभी तक ज़मीन को छुई नहीं है। क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि वो सरकार जिसने इस डील को नहीं किया था, दूसरी सरकार है ये, क्या इसको आगे बढ़ाने में कामयाब होगी? देखिए, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो था अमेरिका के साथ, वाकई में एक ब्रेक थ्रू था रिलेशनशिप में, हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में। और इतना मैं थोड़ा आगे इस विजिट के दौरान मैं ये बता दूं कि उस तरह का ब्रेक थ्रू कोई बात नहीं होगी, लेकिन डैमेज कंट्रोल के काफ़ी चीज़ें होंगे और एक स्ट्रेटेजिक विजन उसके ऊपर बातें होंगी। न्यूक्लियर लायबिलिटी का जहाँ मामला है, आपने भोपाल का जो जिक्र किया बिल्कुल ठीक किया। भोपाल का आपको याद है कि जो आखिर में कॉम्पेंसेशन ऑफर हुआ था, जो एक्सेप्ट हुआ था, जो भारतवर्ष ने एक्सेप्ट कर लिया था, वो वाकई में बहुत ही शर्मनाक कहलाता है। बिल्कुल शर्मनाक, शर्म की बात थी बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका में ठीक है, अमेरिका इज़ अ मोर एक्सपेंसिव प्लेस, लेकिन अमेरिका में इसी तरह के जो हादिसों में कॉम्पेंसेशन दी गई थी वो 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा थी, लेकिन हमने उस समय एक्सेप्ट कर लिया था, जो आज तक एक शर्म की बात है। बहुत लोगों का ये कहना है, तो उसका असर पॉलिटिकली हमारे लेजिस्लेटर्स को, हमारे सरकार को बहुत पड़ेगा। तो ये न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं कि ये लिमिटलेस लायबिलिटी जो है ये कतई नहीं हो सकता है, फिर हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये सिर्फ फॉरेनर्स का नहीं है। फॉरेनर्स कौन है जो इसमें इंटरेस्टेड हैं? फ्रांस, बहुत कम ब्रिटेन, वेस्टिंग हाउस ऑफ द यूएस एंड रशिया का एक प्लांट बन चुका है, ऑपरेशनल है, दूसरा बनने वाला है। लेकिन एक बस आखिरी सवाल में सुरेश गोयल जी से, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इंडियन फर्म्स भी हैं, दे डोंट वांट द न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ। तो इसको एक हल करना इज अ प्योरली इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इस लॉ को मोदी साहब को क्रिएटिवली इंटरप्रेट करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। और ये सवाल बिना पूछे हुए मैं कार्यक्रम खत्म नहीं कर सकती हूँ। सुरेश गोयल, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान जो नाम का शब्द है वो इस बातचीत में, इस मुलाकात में उभरेगा? हम जानते हैं कि पाकिस्तान परस्ती जो है अमेरिका की वो दुनिया जानती है, लेकिन क्या इस मुलाकात में कुछ ऐसी बातें होंगी? कश्मीर पर चर्चा होगी, दोनों देशों के रिश्ते, बल्कि तीनों देशों के रिश्ते ट्रायंगल पर चर्चा होगी? बस 10 सेकंड में बताइए। नहीं, बिल्कुल चर्चा होगी, पाकिस्तान की चर्चा होगी, ना खाली कश्मीर के सिलसिले में, अफगानिस्तान के सिलसिले में चर्चा होगी। लेकिन चर्चा होने के बाद में हल क्या निकलेगा वो आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, उसका कोई खास आगे बढ़ने वाली बात है नहीं वहाँ पर।
जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश गोयल आपका। हालांकि निराशा से ज़रूर बात खत्म हो रही है, लेकिन उसके साथ उम्मीद भी है कि अभी फ़िलहाल ये पहली बातचीत है, इसे वार्म अप सेशन के तौर पर देखा जा रहा है भारत और अमेरिका के रिश्तों में, और इससे बेहतर आगे जो हैं वो पड़ाव ज़रूर आएंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।